माध्यम से अपने प्रेजेंटेशन को या क्लासरूम को आप सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल्स के या प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल के कौन कौन से घटक हैं, अर्थात कंपोनेंट कौन कौन से हैं, या वो बिहेवियरल आउटकम्स कौन कौन से हैं जो आपको अपने अंदर सम्मिलित करना है, जिसको आपको एक जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो आपके व्यवहार में परिमार्जित होना चाहिए। आपका व्यवहार कैसे क्लासरूम में जब आप शिक्षण कार्य कर रहे हो तो प्रश्नों के माध्यम से कैसे अपने कंटेंट को आप आगे बढ़ाएंगे, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा यही होगा कि प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल्स, स्किल ऑफ टीचिंग एंड कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस। कि प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल का क्या कॉन्सेप्ट है, इस पे हमने पिछले टर्म पे आपसे थोड़ा बहुत चर्चा किया था। इसका क्या इंपॉर्टेंस है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और ये कैसे इसकी प्रोसेस होती है, हम कैसे प्रश्न पूछते हैं, हमें क्या पूछना चाहिए, प्रश्नों के पूछने का तरीका क्या होना चाहिए, इस पे भी हम चर्चा करेंगे आपसे। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल की, तो प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल्स के कुल 5 कंपोनेंट्स हैं जिसपे की प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल बेस्ड है। अर्थात अनुशीलन प्रश्नोत्तर कौशल के 5 घटक हैं जिन घटकों के आधार पर हम माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत इस टीचिंग स्किल का इवेल्युएशन करते हैं। म्यूट कर लीजिए सारे लोग। सुनील, वो 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो जो पहला कंपोनेंट है वो है प्रॉम्प्टिंग टेक्निक, जिसको आप कहते हैं संकेत तकनीकी। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन या अधिक सूचना प्राप्ति की तकनीक आप कह सकते हैं, उससे संबंधित और सूचना जब आप प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो टेक्निक या कंपोनेंट कह लीजिए वो है रिफोकसिंग टेक्निक, जब आप अपने विषय वस्तु पर पुनः किसी तरह से रिफोकस करते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। नेक्स्ट है रीडायरेक्शन टेक्निक, आप रीडायरेक्ट करते हैं कंटेंट को या प्रश्नों के माध्यम से अपने कंटेंट को रीडायरेक्ट करते हैं। और 5वां कंपोनेंट है क्रिटिकल अवेयरनेस का, जिसको आप कहते हैं समालोचनात्मक जागरूकता, कि आपका लर्नर उस पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित जिस बिंदु पे आप चर्चा कर रहे हैं, जिससे संबंधित आपने प्रश्न पूछा है, उससे संबंधित वो कितना समालोचनात्मक तरीके से उसको सोचता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस सर। यस सर, सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हेलो, यस सर। यस सर। अभी आवाज आ रही है? यस यस सर, सर। अभी आने लगी सर। ओके, तो हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि जो प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल है, अनुशीलन प्रश्नोत्तर कौशल है, इसके 4-5 घटक हैं जिसमें हमने आपसे चर्चा किया प्रॉम्प्टिंग टेक्निक की, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, रिफोकसिंग टेक्निक, रीडायरेक्शन टेक्निक,
और क्रिटिकल अवेयरनेस। म्यूट कर लीजिए। ये 5 कंपोनेंट्स हैं जिस कंपोनेंट्स के आधार पे प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल का इवेल्युएशन होता है, या आप जब माइक्रो टीचिंग करेंगे तो उस स्थिति में आपको इससे संबंधित आपको आपके कंपोनेंट्स का इसी पे आपका जज किया जाएगा। गीतिका म्यूट कर लीजिए। गीतिका सोनी। हम एक एक करके बात करेंगे कि ये जो 5 कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट्स कैसे होते हैं। एक एक एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे आप अपने विषय में उसी से आप एक सादृश्यता अपनाते हुए अपने अपने विषय में आप लोग उसको यूज कीजिएगा। हमने अलग अलग विषय से संबंधित इसमें प्रश्नोत्तर रखे हैं। पहला है प्रॉम्प्टिंग टेक्निक। फर्स्ट जो है वो है प्रॉम्प्टिंग टेक्निक, जिसको आप संकेत तकनीक भी कहते हैं। संकेत तकनीक क्या है? स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों को? यस सर। तो प्रॉम्प्टिंग टेक्निक का मतलब है, सबसे पहली बात यहां पर प्रॉम्प्ट करना। प्रॉम्प्ट करना मतलब, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है हिंट या कोई क्यू। आपको कोई संकेत मिले, कोई हिंट मिले, तो जनरली क्लासरूम में जब विद्यार्थियों से आपने कोई प्रश्न पूछा और उस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिला, या पार्शली करेक्ट आंसर मिला, या फिर रॉन्ग आंसर मिला, तो यहां पर शिक्षक या शिक्षिका विद्यार्थियों को कुछ हिंट करते हैं, कुछ प्रॉम्प्ट करते हैं। ये प्रॉम्प्ट शब्द कहां से आया है? शायद जो लोग अगर कंप्यूटर थोड़ा बहुत अगर सीखे होंगे तो सी प्रॉम्प्ट उन्होंने सीखा होगा, डॉस। सी प्रॉम्प्ट में क्या है? कर्सर ब्लिंक करता रहता है तो आपको संकेत देता है कि आपको आगे कुछ लिखना है, कोई फाइल कोई डायरेक्टरी बनानी है, तो आपको वहां पे प्रॉम्प्ट करता रहता है, संकेत देता रहता है। वहीं से शब्द लिया गया है। प्रॉम्प्टिंग करना मतलब संकेत देना, कोई हिंट देना, कोई क्यू देना कि आप कैसे उनको सही उत्तर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉम्प्टिंग टेक्निक में आप विद्यार्थियों को कुछ प्रॉम्प्ट करते हैं, हिंट देते हैं। और ये जो प्रॉम्प्ट होता है, जो हिंट होता है, या जो आप उनको क्यूज देते हैं, वो विद्यार्थियों को सहायता देता है ताकि वो सही रेस्पॉन्स की तरफ, या वो रेस्पॉन्स जो आपका वांछित है, जो उसका सही उत्तर है, उस सही उत्तर की तरफ जाने के लिए उनको हेल्प करता है। अर्थात आप विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताते, आपने प्रश्न पूछा तो प्रश्नों का सीधा सीधा उत्तर आपने उनको नहीं दिया, आप उनको खुद इस तरह से रिडायरेक्ट करते हैं ताकि विद्यार्थी स्वयं सही उत्तर की तरफ पहुंचने की कोशिश करे। एंड यूज इन सिचुएशन ऑफ नो रेस्पॉन्स और रॉन्ग रेस्पॉन्स। आपने प्रश्न पूछा पूरी कक्षा से और कक्षा में कोई भी, या तो कोई उत्तर नहीं आ रहा है, हो सकता है ऐसा प्रश्न हो जो किसी को ना आ रहा हो, या कोई उत्तर दे भी रहा हो तो गलत उत्तर दे रहा हो, तो उस स्थिति में, उस सिचुएशन में आप प्रॉम्प्ट करते हैं, प्रॉम्प्टिंग टेक्निक को अपनाते हैं, और वहां पर आप उनको कुछ आंसर सीधे प्रोवाइड नहीं करते। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि प्रश्न जब आप पूछ रहे हो कक्ष में, तो उस क्लासरूम सिचुएशन में यदि आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो पहली बात तो आपको जवाब नहीं देना है, और यदि उत्तर आपको विद्यार्थियों से ही आपको लेना है तो हो सकता है गलत उत्तर आए या कोई उत्तर ना आए, तो उस स्थिति में आपको उनको सही उत्तर की तरफ रीडायरेक्ट करना है, सही उत्तर की तरफ उनको प्रोग्रेस करना है। आपको कोई भी उत्तर नहीं देना, बट करना क्या है? आपको उनको निर्देशित करना है, हिंट देना है, ताकि वो जो भी वांछित उत्तर है, जो आप डिजायर करते हैं कि इसका आंसर ये होना चाहिए, उस उत्तर की तरफ बढ़ने के लिए आप उनको हिंट करते हैं, सहायता देते हैं, ताकि विद्यार्थी सही उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करे। इसका मतलब क्या हुआ? यदि विद्यार्थी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, जैसे आप ही लोग अभी इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चंस बनाएंगे, तो ऐसे प्रश्न बनाएंगे कि बहुत ही वेग टाइप, उसके कुछ भी उत्तर हो सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि बहुत लोग प्रश्न बनाएंगे कि हम कहाँ रहते हैं। अब ये कहाँ रहते हैं, आपको मान लीजिए आप निकलवाना चाहते हैं कि मान लीजिए पृथ्वी आप पढ़ाना चाहते हैं, पृथ्वी, और आप कहते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, तो कोई कहेगा कि हम घर में रहते हैं, कोई कहेगा कि हम मकान में रहते हैं, कोई कहेगा कि हम भवन में रहते हैं, कोई कहेगा कि हम झोपड़ी में रहते हैं, कोई कहेगा कि हम किराए के मकान में रहते हैं। ऐसे बहुत सारे उत्तर आपको मिलेंगे।
तो इस तरह के जब आप प्रश्न पूछेंगे तो वेग टाइप के प्रश्न ऐसे आपके सटीक होने चाहिए ताकि उसका सही रिस्पॉन्स आपको प्राप्त हो। और मेरा मानना है कि यदि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि विद्यार्थी उस चीज को बताने में अक्षम है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने क्वेश्चंस की सही फ्रेमिंग ही नहीं की है। जो चीज आप पूछना चाहते हैं वो चीज आप सही तरीके से पूछ ही नहीं रहे हैं। जैसे यदि मान लीजिए किसी को पृथ्वी अगर पढ़ाना है, पृथ्वी की संरचना बतानी है और उसके मुख से आप अगर पृथ्वी बताना चाहते हैं, तो जनरली मैं अक्सर क्लास में देखता हूं कि आप ये पूछते हैं कि हम कहाँ रहते हैं। अब यदि आपने ये प्रश्न पूछा कि हम कहाँ रहते हैं, तो कहाँ रहने के बहुत सारे आंसर आपको मिलेंगे। कोई कहेगा खेत में रहते हैं, कोई कहेगा मकान में रहते हैं, कोई कहेगा घर में रहते हैं, कोई कहेगा हम बिल्डिंग में रहते हैं, कोई कहेगा कि हम झोपड़ी में रहते हैं। ऐसे बहुत सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। तो यू हैव टू प्रिपेयर योर क्वेश्चन इन अ वेरी वेल डिजाइंड मैनर। आपको प्रश्नों को ऐसे फ्रेम करना है, ऐसे बनाना है ताकि विद्यार्थियों को आपकी प्रश्न समझने में कोई दिक्कत ना आए। जो आप पूछना चाहते हैं वही आंसर उनके मुख से निकले। तो इसका ये मतलब नहीं है कि यदि कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि विद्यार्थी को ही आप इनकैपेबल मान लीजिए, तो ये सर्वथा सही बात नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने क्वेश्चंस की सही फ्रेमिंग नहीं की है, आपकी फ्रेमिंग पुअर है, आपने सही से प्रश्न नहीं पूछा, इसलिए सही उत्तर नहीं मिल पा रहा है। इसलिए क्वेश्चन को बनाने में हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। अगली बात, यदि मान लीजिए इन डाउट अबाउट द क्लैरिटी ऑफ द क्वेश्चन, मान लीजिए आपको लगता है कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा और बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा है, या जो आप जानना चाहते हैं वो आप अपनी बात बच्चों तक सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं प्रश्नों के माध्यम से, तो उस स्थिति में आपको तुरंत से अपने क्वेश्चंस को रिफ्रेज करना चाहिए। जब आपको लग रहा हो कि हम इस तरह के प्रश्न बना रहे हैं और आपको लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस का हो सकता है आंसर हमको न मिलने पाए, तो उस स्थिति में आपको तुरंत से अपने क्वेश्चंस को रिफ्रेम करना चाहिए, नए तरीके से रिफ्रेज करके आपको उनको विद्यार्थियों से पूछना चाहिए। तो जो प्रॉम्प्टिंग टेक्निक है, प्रॉम्प्ट आप तभी कर पाएंगे भाई, आप संकेत तब दे पाएंगे जब आपकी क्वेश्चन की फ्रेमिंग सही हुई हो। आप जो जानना चाहते हैं, जो उत्तर वांछित है, जो डिजायर्ड आप आंसर समझते हैं कि इस प्रकार का रिस्पॉन्स विद्यार्थी से आना चाहिए, इसके लिए जरूरी है कि आपकी क्वेश्चन प्रॉपर वे में फ्रेम होनी चाहिए। यदि आपके क्वेश्चन सटीक नहीं पूछे गए होंगे, यदि आपके प्रश्न क्लियर नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से उसका रिस्पॉन्स भी क्लियर नहीं आएगा। जैसे आप जानते हैं कंप्यूटर में बहुत खास भाषा में कहा जाता है कि गार्बेज इनपुट गार्बेज आउटपुट। यदि आप किसी चीज में कचरा डालेंगे तो कचरा ही निकल करके आएगा, है ना। तो वही बात, यदि आप क्वेश्चन सही पूछेंगे, यदि आपकी क्वेश्चन की फ्रेमिंग सही होगी, तो नो डाउट आपका उत्तर भी निश्चित रूप से सही आएगा। या अगर सही नहीं भी आएगा तो उस स्थिति में आप विद्यार्थियों को सही रिस्पॉन्स की तरफ, उनको डाइवर्ट करने के लिए, सही रिस्पॉन्स की तरफ ले जाने के लिए सुटेबल हिंट्स आप उनको दे पाएंगे। तो ये है उसका प्रॉम्प्टिंग टेक्निक, जहां पे आप हिंट की बात करते हैं, विद्यार्थियों को कोई संकेत देते हैं ताकि विद्यार्थी सही उत्तर की तरफ पहुंचे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि कक्ष में शिक्षक ने पूछा, हाउ विल द क्लाइमेट बी अफेक्टेड इफ द सन डिसअपीयर्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम। मान लीजिए आप कोई भूगोल की कक्ष में हैं, आप पूछना चाहते, भूगोल की कक्षा में हो सकते हैं या फिजिक्स की कक्षा में हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन जो भी आप विषय पढ़ा रहे हो। जनरल आप सभी बात समझ ही रहे हैं। या हो सकता है आप जियोग्राफी की क्लास में, साइंस की क्लास में उनसे बातचीत कर रहे हो, या सोशल साइंसेस में बात कर रहे हो, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि हमारे सौरमंडल से सूर्य को यदि हटा दिया जाए, या सूर्य अगर डिसअपीयर हो जाए, तो उस स्थिति में हमारे क्लाइमेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये मान लीजिए प्रश्न विद्यार्थी से पूछा आपने। अब यहां पर हो सकता है कि विद्यार्थी से जो आपने प्रश्न पूछा, तो हो सकता है विद्यार्थी कोई रिस्पॉन्स ना करे। भाई आपने प्रश्न तो पूछा, काफी वेल फ्रेम भी है क्वेश्चन, पूछा जा सकता है कि भाई अगर हम सौर मंडल से अपने सूर्य को अगर हटा दें या सूर्य डिसअपीयर हो जाए, अंतर्ध्यान हो जाए सूर्य भगवान, तो उस स्थिति में हमारे वातावरण पे, क्लाइमेट पे, क्या जलवायु पे क्या प्रभाव पड़ेगा।
अब ये थोड़ा सा विद्यार्थियों के लिए सोचने का विषय हो सकता है। तो हो सकता है पहली बार में कोई रेस्पॉन्स ना आए, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं ही आएगा, मैं एक संभावना व्यक्त कर रहा हूं कि हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर बच्चे कभी इस बात पे सोचे ही ना हो क्योंकि यदि सूर्य भगवान चले जाए तो क्या होगा, तो हो सकता है कोई रेस्पॉन्स ना आए। तो यहां पर फिर टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो विद्यार्थियों को प्रॉम्प्ट करे, कोई संकेत दे, कोई क्यू दे, ताकि विद्यार्थी वहां तक पहुंच सके। और वो क्या हो सकता है, आपने तुरंत से पूछा हैज इट एनीथिंग टू डू विद द डे एंड नाइट, क्या दिन रात में कोई प्रभाव पड़ेगा, क्या दिन रात में क्या हो सकता है। अब यहां पर जब आपने दिन रात की बात करी और वो बच्चा जानता है कि जब सूर्य भगवान सुबह सुबह निकलते हैं तो दिन होती है और जब सूर्य भगवान डूब जाते हैं तो उस समय रात हो जाती है, तो आपने उनको हिंट दिया, क्या क्या दिन रात पे कोई प्रभाव पड़ सकता है, पड़ेगा, ये आपने उनसे पूछा। अब विद्यार्थी आपको एक रिस्पॉन्स कर सकता है, देयर विल बी नो डे, दिन नहीं होगा। अभी देखिए आप क्लाइमेट पे नहीं पहुंचे हैं, अभी आपने केवल दिन और रात की बात करी। तो दिन और रात की जब आपने बात करी तो तुरंत से उसको पता है कि दिन होने का मतलब कि सूर्य भगवान दिखाई देते हैं, तो कहेगा कि दिन नहीं होगा, क्योंकि जब उन्हीं को हटा दिया जाए तो दिन ही नहीं होगा। तब फिर आपने पूछा वेरी गुड, हाउ विल द टेम्परेचर बी अफेक्टेड। अब यहां पर जब आपने टेम्परेचर की बात करी, जो आप यहां पर तापमान की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो वो बिलीव कर रहा है डे और नाइट का कि दिन होगा या रात होगा, ये चीज तो वो समझ रहा है कि भाई सूर्य भगवान के आने की वजह से दिन होता है, चले जाते हैं, जब डूब जाते हैं तो रात हो जाती है, ये तो जानता है। अब दूसरी बात आपने सीधे इस क्लाइमेट से जोड़ते हुए पूछा आपने कि क्या टेम्परेचर पर कोई प्रभाव पड़ेगा, हाउ विल द टेम्परेचर बी अफेक्टेड, तापमान किस प्रकार से प्रभावित होगा। तब विद्यार्थी कहेगा कि द टेम्परेचर ऑन द अर्थ विल डिक्रीज दिस विल लीड टू हैवी स्नोफॉल, और भी जो कुछ भी आगे वो जोड़ सकता है। भाई सूर्य से हमको गर्मी मिलती है, तो निश्चित रूप से यदि सूर्य भगवान नहीं रहेंगे, सूर्य नहीं रहेगा हमारी पृथ्वी पे, अगर उनका प्रकाश नहीं आएगा तो टेम्परेचर डाउन होगा, डिक्रीज करेगा। जब आपने उनसे टेम्परेचर के बारे में बात करी तो उस स्थिति में ये जो उनका आंसर हुआ, द टेम्परेचर ऑन द अर्थ विल डिक्रीज, ये आपका हाउ विल द क्लाइमेट बी अफेक्टेड इफ सन डिसअपियर्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम। अब ये चीज का उत्तर यहां तक आप पहुंचे। तो ये आपने क्या किया, यहां पर प्रॉम्प्ट किया डे नाइट कह के, फिर आपने यहां पर विद्यार्थियों को एक पुनर्बलन भी दिया, वेरी गुड, किसी ने कहा कि नहीं दिन होगा तो उसको कहा वेरी गुड, एंड हाउ विल द टेम्परेचर बी अफेक्टेड। अब आपने यहां पर उनसे प्रश्न पूछा कि भाई क्लाइमेट वाली बात तो छूटी गई अभी, तब उसने आपसे कहा कि टेम्परेचर डाउन होगा। तो इस तरह से जो आपने ये जो टेक्निक अपनाई है प्रॉम्प्ट करने वाली, संकेत करने वाली, इस संकेत से विद्यार्थी समझ करके और सही रेस्पॉन्स की टेम्परेचर डिक्रीज होगा यहां तक आएगा। अब हो सकता है टेम्परेचर के साथ क्लाइमेट पे और भी सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हो, जैसे वर्षा है, भाई वाष्पीकरण नहीं होगा, है ना, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स को आप टेम्परेचर से फिर आगे जोड़ सकते हैं अपने कंटेंट के लिए। जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो वहां पर इन चीजों के बारे में आप बता सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है सर। तो ये एक एग्जाम्पल है जिस एग्जाम्पल को आप क्लासरूम में हर सब्जेक्ट में आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपने कोई प्रश्न पूछा, प्रश्न का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया या रॉन्ग रिस्पॉन्स आया, तब आप उनको कोई एक संकेत कीजिए, प्रॉम्प्ट करिए, कुछ उनको क्यूज दीजिए ताकि वो सही रिस्पॉन्स की तरफ आए, फिर उनको धीरे धीरे करते हुए आप सही रिस्पॉन्स की तरफ ले आइए। ये एक एग्जाम्पल के तरीके आप इसको समझ सकते हैं। इसके क्या क्या इन्फ्लुएंसेस हैं, जब आप प्रॉम्प्टिंग टेक्निक अपनाते हैं तो इसका क्या प्रभाव क्या पड़ता है, हम क्यों इसको अपने क्वेश्चनिंग स्किल में क्यों शामिल करें, व्हाट आर द इन्फ्लुएंसेस, ऐसे कौन कौन से चीजों को प्रभावित कर रहा है। तो पहली बात है कि प्रॉम्प्ट्स दे आर लर्निंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जब आप उनको किसी चीज का अधिगम करा रहे हैं, जब उनकी लर्निंग आप करा रहे हैं, तो जब आप इस तरह से उनको, आपने कोई आंसर नहीं दिया। देखिए सबसे खास बात क्या है इस पूरे क्वेश्चनिंग टेक्निक की, कि शिक्षक किसी भी स्थिति में किसी भी प्रश्न का सीधे सीधे आंसर नहीं करता है, वो विद्यार्थी, और उससे होता क्या है कि विद्यार्थी जब सोचता है तो उसकी ग्रेट एक्सटेंट, वो अपने लर्निंग की जो उच्चतम उसकी क्षमता होती है वहां तक वो सोच करके उसको आप उसको झकझोरते हैं,
मतलब उसको आप प्रॉम्प्ट करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं कि वो उसकी लर्निंग और ज्यादा हो। भाई आपने पूछा कि टेम्परेचर के बारे में, आपको पूछना था क्लाइमेट के बारे में, लेकिन आपने दिन रात की बात करी, अब वो उसके बारे में सीखा, फिर आपने उससे टेम्परेचर के बारे में पूछा, तो ये उसकी लर्निंग, जो अधिगम की आप बात कर रहे हैं, उस अधिगम को प्रमोट करता है। जब आप प्रॉम्प्टिंग टेक्निक लगाते हैं, संकेत देते हैं, तो खुद से विद्यार्थी लर्निंग की तरफ उसको प्रमोट करते हैं आप, कि वो बहुत अधिकतम सीमा तक जहां तक जा सकता है वहां तक वो खुद से सीखने की कोशिश करे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस सर। यस नहीं आ सर। रही आवाज सर आपकी। क्यों काना, आ रही है आवाज तुम्हें? काना श्री ताम्रकार। हेलो। यस सर, यस आने सर। लगी सर। अभी प्रेजेंटेशन के बाद आपके क्वेश्चंस लेते हैं। सर क्वेश्चंस नहीं सर, वॉच के लिए रेज हैंड किया था। हाँ बेटा, हम समझ रहे हैं, नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है ना। यस सर, कोई बात नहीं सर। तो हम आपसे इन्फ्लुएंस पे बात कर रहे थे कि जो प्रॉम्प्टिंग टेक्निक है, इसका इन्फ्लुएंस क्या है, क्या प्रभाव है इसका। तो एक तो ये होगा कि ग्रेट एक्सटेंट तक लर्निंग में प्रमोट करता है, दूसरी बात इमोशनल सिक्योरिटी प्रदान करता है बच्चे को, तीसरी बात जब वो सही रिस्पॉन्स, करेक्ट रिस्पॉन्स को तरफ जाता है, तो हर विद्यार्थी को वो एक स्टिमुलेट करता है विद्यार्थियों को, ताकि वो करेक्ट रिस्पॉन्स करने के लिए सोचें। वो बार बार जब आप करेक्ट रिस्पॉन्स, जब आप प्रश्नों के माध्यम से उनकी सहभागिता बढ़ाएंगे, तो वो सही रिस्पॉन्स की तरफ जाने के लिए विद्यार्थी खुद ब खुद स्टिमुलेट होते हैं। और दूसरी बात है इनहांसेज सेल्फ स्टीम एज दे देमसेल्व्स अराइव एट द करेक्ट रिस्पॉन्स। बहुत जरूरी है विद्यार्थियों की जो जो सेल्फ स्टीम कह लीजिए, उनका अपना जो आत्मनिर्भरता है, वो इनहांस होता है। क्योंकि जब आप ही सोचिए कि क्लास में यदि आप सही रिस्पॉन्स देते हैं और आपको किसी प्रकार का पुनर्बलन मिलता है, कोई रिइंफोर्समेंट मिलता है, तो आपका सेल्फ स्टीम बढ़ता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। और जब हर बच्चा इस तरह से, अगर आप सभी को मौका देंगे प्रश्नों के सही उत्तर तक जाने के लिए, तो निश्चित रूप से हर विद्यार्थी का सेल्फ स्टीम इनहांस होगा, बढ़ेगा, और वो सही रिस्पॉन्स की तरफ आने के लिए बार बार उनको वो प्रमोट करेगा। नेक्स्ट है एनलिस्ट स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एक तो तरीका ये है कि आप प्रश्न बिना प्रश्न पूछे आए क्लास में, धड़ाधड़ पूरे अपने प्रश्नों के अरे पूरा जो कंटेंट था डिलीवर करते चले गए, ना आपने को उनसे कोई प्रश्न पूछा, ना कोई पुनर्बलन दिया, आप तो अपना आए कंटेंट को कहे और चले गए, या सैंपल पे लिखा और चला गया। ऐसे बहुत सारे टीचर्स आपको मिलेंगे होंगे पिछली क्लासेस में। तो ये एक तरफा है, वन वे प्रोसेस है। इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आप केवल टीचिंग कह सकते हैं,
ये कोई लर्निंग की बात नहीं है, यहाँ पर दोनों का पार्टिसिपेशन नहीं, ऑटोक्रेटिक वे भी आपका पूरा चल रहा है। तो यहाँ पर जब आप स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, उनका सेल्फ स्टीम आप बढ़ा रहे हैं, उनको थिंकिंग करने का समय दे रहे हैं, उनको इमोशनल सिक्योरिटी मिल रही है, उनके लर्निंग करने के अवसर आप एक्सटेंड कर रहे हैं, इट मींस कि विद्यार्थी का पार्टिसिपेशन आपने अपने कंटेंट में बढ़ाया है। और ये दोनों की सहभागिता से, टीचर और स्टूडेंट दोनों के पार्टिसिपेशन से आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट डिलीवर हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। है तो ये प्रॉम्प्टिंग टेक्निक, लेकिन इसके पीछे कितनी बड़ी फिलॉसफी है कि आप एक प्रश्न के माध्यम से पूरे विद्यार्थियों को अपने कंटेंट में आपने इन्वॉल्व किया है। एक छोटा सा प्रश्न सारे विद्यार्थियों को आपके कंटेंट में रुचि पैदा करने के लिए या उस कंटेंट को समझने में उनको प्रमोट करता है। दूसरा जो टेक्निक है उसको हम कहते हैं सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन या विस्तृत सूचना तकनीक आप कह सकते हैं। इसके अंतर्गत ये तब यूज किया जाता है, यूज्ड व्हेन द स्टूडेंट्स इनिशियल रिस्पॉन्स इज आइदर इनकम्प्लीट और पार्शियली करेक्ट। सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन वाली जो टेक्निक है या ये जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट का शिक्षक को तब प्रयोग किया जाना चाहिए जब विद्यार्थी या तो आंशिक रूप से सही उत्तर दे रहा हो या अपूर्ण आंसर कर रहा हो, पूरी तरह से पूरा आंसर नहीं किया उसने, तब उस स्थिति में, या उसने आंशिक रूप से सही आंसर किया, आंशिक रूप से गलत आंसर किया, तो उस स्थिति में आप सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन वाली टेक्निक को अपनाते हैं। ये दो बहुत महत्वपूर्ण सिचुएशंस हैं। हमने आपको कल सिचुएशन पे बात करी थी कि 5 तरह की सिचुएशंस बनते हैं: नो रेस्पॉन्स, इनकम्प्लीट रेस्पॉन्स, पार्शियली करेक्ट रेस्पॉन्स और रॉन्ग रेस्पॉन्स और करेक्ट रेस्पॉन्स। ये इतनी तरह की सिचुएशंस आपकी बनती हैं। तो जो 2 प्रकार की सिचुएशन हमने आपसे बात करी, या तो पार्शियली करेक्ट रेस्पॉन्स दे रहा हो या इनकम्प्लीट रेस्पॉन्स दे रहा हो, उस स्थिति में आप सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन वाली टेक्निक को अपनाते हैं। आप उनसे विस्तृत सूचना जानने की कोशिश करते हैं, जो कुछ भी उसने बताया, अपूर्ण बताया या आधा सही बताया आधा गलत बताया, उस स्थिति में आप उनसे सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन कहते हैं। एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ एलिसाइटिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टूडेंट। वो जितना जानता है, सपोज कीजिए कि इनकम्प्लीट आंसर दिया, मतलब कि कुछ तो सही जानता है। जैसे कल हम आपसे बार बार चर्चा कर रहे थे अपने प्रधानमंत्री जी का, जो आप प्रश्न मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस में आप उनसे पूछते हैं विद्यार्थियों से, तो हो सकता है इनकम्प्लीट रेस्पॉन्स हो, अपूर्ण आंसर हो, लेकिन कुछ तो सही है, या पार्शियली करेक्ट हो, कुछ सही बता रहे हैं कुछ गलत बता रहे हैं। तो यहां पर आप उनसे एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो और अधिक सूचना उनसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जब ये टेक्निक आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से विद्यार्थी सही रेस्पॉन्स की तरफ पहुंचने की कोशिश करता है। जैसे कल हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर का, है ना, हमने आपसे पूछा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। अब बहुत फेमस जो नाम है वो हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम जो है वो मोदी के नाम से फेमस है। मान लीजिए वो किसी ने कहा कि मोदी जी हैं, ठीक है, ये आंसर आपने कहा कि भाई मोदी जी। अब ये जो आंसर आपके विद्यार्थियों के आ रहे हैं मोदी जी, तो ये जो आंसर आपका है ये इनकम्प्लीट है। दोनों की श्रेणी में रख सकते हैं, इनकम्प्लीट ही कह सकते हैं इसको, या पार्शियली करेक्ट कह सकते हैं, पूरी तरह नहीं किया। तो इस सिचुएशन में आप उनसे फर्दर इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि फर्दर इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं और क्या उनसे सूचना प्राप्त कर सकते हैं। एंड फॉर ब्रिंगिंग द इनिशियल रेस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट्स टू एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स लेवल। और जो अनुक्रिया आप चाहते हैं इसका, जैसे आप चाहते हैं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहें, वो उनके मुख से प्रधानमंत्री जी का नाम पूरा निकले, तो इसके लिए आपको पहले इनिशियल जो रिस्पॉन्स उनके मिले हुए हैं, जैसे हमने कहा मोदी जी, तो फॉर ब्रिंगिंग द इनिशियल रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट्स टू एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स लेवल, इसी चीज को लेकर के आप आगे बढ़िए और उनसे और विस्तृत सूचना प्राप्त करते जाइए और अल्टीमेटली आप करेक्ट रिस्पॉन्स तक पहुंच जाएंगे। तो ये दूसरी टेक्निक आप इसमें यूज करते हैं। एंड फॉर गेनिंग मोर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पॉइंट, जिस विषय पे आप चर्चा उनसे कर रहे हैं, जिस विषय पर आप उनसे शिक्षण कार्य कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन उनका बढ़ा रहे हैं, उससे संबंधित और सूचना
विस्तृत जानकारी उसके संबंध में प्राप्त करने की कोशिश आप करते हैं ताकि पूरी कक्षा उस विषय वस्तु से संबंधित उनको ज्ञान प्राप्त हो जाए। इसका क्या हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए टीचर मान लीजिए पूछते हैं कि व्हाट आर द वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर। मान लीजिए नेचुरल रिसोर्सेज आप पढ़ा रहे हैं, सारे लोगों को 6, 7, 8 की क्लास में कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज जरूर होगा, और आप उस कक्षा में आपने पूछा कि पानी के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं, जल के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से विभिन्न प्राकृतिक स्रोत हैं। अब विद्यार्थी सोचेगा तो उसमें से कोई कहेगा कि वर्षा और नदियां। मान लीजिए ये कहता है कि हमारे जो प्राकृतिक नदी के स्रोत हैं। अब यहां पर देखिए, अगर आप पूछते कि पानी के स्रोत, अब देखिए क्वेश्चन की फ्रेमिंग जो हम आपसे बात कर रहे थे, यदि आप उनसे ये पूछते कि पानी के स्रोत कौन कौन से हैं, एक शब्द से देखिए कितना आंसर गलत हो जाता है, आपका कितना वेग हो जाता है। आपने पूछा व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर, तो कहेगा नल, हैंडपाइप, कुआं, सप्लाई का पानी, पंपिंग सेट, ये सारी चीजें वो बताएगा। लेकिन ऑल दीज आर नॉट द नेचुरल सोर्सेज, ये सभी प्राकृतिक स्रोत नहीं। आपने एक शब्द केवल जोड़ा और क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखिए कैसे बदल गई। व्हाट आर द वेरियस नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर, जल के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं। तब उसने आंसर किया रेन एंड रिवर्स, वर्षा का जल और नदी का जल, ये दो उसने बताया कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब शिक्षक क्या करेगा, उसको क्या करना है, वो जानना क्या चाहता है। तब उसने पूछा फिर फर्दर सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, इज देयर एनी अदर सोर्स ऑफ वाटर, क्या वर्षा के जल और नदी के जल के अलावा कोई और स्रोत है पानी को प्राप्त करने के। ये आपने क्या किया कि दो ही आंसर अभी तक निकल करके आए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि केवल यही दो सोर्सेज हैं, सोर्सेज और भी हैं। तब आपने उनसे सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन ली। अब स्टूडेंट मान लीजिए कहता है यस, तब आप पूछेंगे कौन कौन से, व्हाट आर दे, कौन कौन से हैं वो। तब फिर विद्यार्थी कहेगा सी, लेक्स, स्प्रिंग्स, ऐसे बहुत सारे जो भी चीजें वो जानता होगा एंड एक्सेट्रा कह करके वो। तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज में दो तो पहले बता दिए। मान लीजिए यदि आप सूची बना रहे हो, सपोज कीजिए कि आप नेचुरल वाटर सोर्सेज की सूची यदि आप बना रहे हो, उनको एनलिस्ट कर रहे हो, तो दो तो उन्होंने बता दिया, आपने उनके रिस्पॉन्स को सही था तो अपने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया रेन, रिवर्स। फिर आपने पूछा कि और कोई है, तब किसी ने कहा सी। हो सकता है एक ही विद्यार्थी का, हो सकता है कई विद्यार्थी हैं, तो आप दूसरे किसी से भी पूछ सकते हैं। तो उन्होंने कहा सी, लेक्स और स्प्रिंग्स। तो यहाँ पर आपकी सूची जो होती है वो कंप्लीट हो सकती है, या सूची और आपकी एक्सटेंड हो सकती है। तो इस तरह से ये एग्जांपल आप सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन वाले जो अन्य सूचनाएं आपको उनसे ज्ञात करनी है वो सूचना आप उनसे लेंगे। इसके कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस हैं, तो एक है व्हाट एल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन सीक्स फर्दर इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स। जो व्हाट एल्स टाइप क्या पूछते हैं, और क्या, ये जो जब आप ये फ्रेज लगाते हैं व्हाट एल्स, इसके अलावा और कौन कौन से, तो इस तरह के क्वेश्चन सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन वाले हो सकते हैं। और ये सारे विषयों में हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप हिंदी में पर्यायवाची ही पूछ रहे हैं, आपने पूछा कि सूर्य की पर्यायवाची क्या है, तो कोई कहेगा दिनकर, दिवाकर। तो आप पूछेंगे क्या इसके अलावा और भी कोई है, तो फिर कोई कहेगा हाँ, फिर कहेंगे और क्या है, तो फिर उसके और पर्यायवाची शब्द नाम बताएंगे। ऐसे ही आप इकोनॉमिक्स में, सोशल साइंसेज में, बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर जगह आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं। मतलब आपको व्हाट एल्स से क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं इसके अतिरिक्त। दूसरी बात, whether by guessing or she or he is actually know the answer। जब आप सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस पूछते हैं तो बहुत इसका खास इन्फ्लुएंस क्या है कि बच्चा जो भी आंसर कर रहा है वो कहीं गेस तो नहीं कर रहा, कहीं तुक्का तो नहीं लगा रहा कि कुछ भी हम बोल देंगे। जब तक वो जानता नहीं, आपने अगर उनसे कोई चीज पूछा, एक दो आंसर दी, मान लीजिए आपने प्रश्न पूछा कि पानी के कौन कौन से सोर्स हैं, तो हो सकता है कि उसको ना आ रहा हो और बगल वाला कह दे कि हाँ ये चीजें हैं। तब आप पूछे कि मान लीजिए उसने बगल वाले की सुन करके कही रेन और रिवर, तब आप उससे और पूछे कि इसके अलावा और भी कोई है। तो यदि वो अगर वो नेचुरल सोर्सेज को समझ रहा होगा तो आपको दूसरे भी सोर्सेज बताएगा जो कि उसको किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं बताया है। इट मीन्स कि जब आप सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस पूछते हैं तो एक्चुअल नॉलेज जो विद्यार्थी के पास है, जो गेस से नहीं है, गेसिंग के द्वारा नहीं है, जो एक्चुअली विद्यार्थी जानता है, वो आंसर आपके समक्ष आता है।
और आप विद्यार्थी को उस हिसाब से जज करते हैं। दूसरी बात, इफ गेसिंग, यदि वो गेस कर रहा होगा, शी शुड आस्क द स्टूडेंट टू गिव रीजन फॉर हिज हर आंसर टू स्टेट द आंसर डिफरेंटली। जिसने कहा कि और आंसर बताने की कोशिश की, यदि वो गेस कर रहा होगा या दूसरे किसी की बात सुन करके यदि वो आंसर कर रहा होगा, तो उस स्थिति में वो नहीं बता पाएगा। यदि उस बात को समझ रहा होगा, उसको जानकारी होगी, तब वो उसके पीछे दूसरे तरीके से उन चीजों को एक्सप्लेन करके आपको बताएगा। एंड इफ गेसिंग, she or he will not be able to give the reason for the restate the answer in his her words। यदि वो गेसिंग कर रहा होगा, तब तो वो उसको दूसरे तरीके से बता ही नहीं पाएगा, रीस्टेट नहीं कर पाएगा, बस वही चीजों को बता पाएगा। लेकिन यदि उसकी अपनी खुद की नॉलेज होगी, जो आपने उससे पूछा है, समझ उसकी है कि नहीं, तो उस स्थिति में वो अपनी बात को रीस्टेट कर पाएगा, दूसरी तरह से कथन को प्रस्तुत कर पाएगा। तो ये सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। इस टेक्निक को आप यूज करते हैं विद्यार्थियों के और ज्यादा ज्ञान को या उनकी नॉलेज को जानने के लिए। तीसरी जो टेक्निक है वो रिफोकसिंग टेक्निक है। यहां पर क्या है कि यूज टू डील विद द करेक्ट रेस्पॉन्स सिचुएशन। एक सिचुएशन हमने आपको बताई थी कि जब आप प्रश्न पूछते हैं विद्यार्थियों से, तो एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिस स्थिति में विद्यार्थी सही आंसर करते हैं, एकदम सही अनुक्रिया देगा, वो जो आप चाहते हैं वही उनके मुख से निकलेगा, तो वो करेक्ट रेस्पॉन्स कहलाता है। एंड रेस्पॉन्स इज कंप्लीटली करेक्ट, द टीचर शुड यूज दिस कंपोनेंट। और उस स्थिति में जब सही सही आंसर निकला मुख से, विद्यार्थी ने एकदम सही आंसर किया, तो उस स्थिति में टीचर जो है उसको इस टेक्निक से डील करना चाहिए। उस स्थिति में टीचर को ये वाली टेक्निक अपनानी चाहिए। एंड नॉर्मली देयर इज नो नीड टू पुट एनी मोर क्वेश्चंस। साधारणतः क्या होता है कि आप जब करेक्ट रेस्पॉन्स आता है तो कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछते, भाई पूछने की जरूरत ही नहीं है, उसने सही आंसर दे दिया, आपको जो वांछित है वही उसने रेस्पॉन्स किया है। तो उस स्थिति में आप क्या करते हैं, टीचर वांट्स टू स्ट्रेंथन द रेस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट। ऐसी स्थिति में जब वो आपको सही आंसर कर रहा हो, तो कोई अन्य सूचना पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। सामान्यतया आप उसकी नॉलेज को सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन के तहत भी पूछ सकते हैं, है ना, ताकि उससे विस्तृत सूचना उनको प्राप्त हो जाए। लेकिन ऐसे जनरली सिचुएशन बनती नहीं है, तो उस स्थिति में आपको उनकी अनुक्रिया को और ज्यादा बलवती बनाना होता है। शिक्षक ये टेक्निक तब यूज करता है ताकि उनका जो रेस्पॉन्स है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाए, और ज्यादा शक्तिशाली हो जाए। उस स्थिति में टीचर इस रिफोकसिंग टेक्निक का प्रयोग करता है। हेलो, यस सर। हाँ, तो टीचर का जो ये रिफोकसिंग टेक्निक है वो रिफोकस करता है अपने बिंदुओं पर, जो भी वो कंटेंट की बात कर रहा हो, और उनके विद्यार्थियों के रिस्पॉन्स को और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है। And teacher refocuses students' response and wants to relate it with something already learned in class। जो भी उनके मुख से रिस्पॉन्स आया, जो कि करेक्ट रिस्पॉन्स है, सही उत्तर है, उस स्थिति में टीचर उसको रिफोकस करता है और ये चाहता है कि विद्यार्थी जो कुछ पहले से क्लास में कोई चीज सीखा हो, उसके साथ अपने उस रिस्पॉन्स को रिलेट करे, उसके बीच संबंध स्थापित करे। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी का जो रेस्पॉन्स सर आवाज नहीं आ रही सर, फिर से। सर सर आवाज नहीं आ रही। यस सर। यस सर।
हेलो, यस सर। यस सर, आ रही है आवाज। अरे भाई हमको पता ही नहीं चल पा रहा है, कहाँ तक स्लाइड देखा आप लोगों ने? सर वो लास्ट पॉइंट समझा रहे थे सर आप। आपने आपसे बात किया कि रिफोकसिंग टेक्निक के अंतर्गत आप उनको नोवेल सिचुएशन में, कोई नई परिस्थिति है, कोई जटिल परिस्थिति है, उस परिस्थिति में उनके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो कैसे इम्प्लीकेट करेंगे, ये चीज आपको वो रिफोकसिंग में करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया कि डज गैसेस डिजॉल्व इन वाटर, क्या पानी में गैस घुलनशील होती है? स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों को? यस सर। तो आपने एक प्रश्न पूछा उनसे कि क्या पानी में गैस घुलनशील है, कोई गैस गैस घुलनशील होती है? अब विद्यार्थी यहां पर आपको आंसर दे सकता है, यस भी कह सकता है, नो भी कह सकता है। नो कहेगा तो उसका आंसर गलत है। केमिस्ट्री वाले लोग जानते होंगे, आप सभी लोग जानते होंगे, 12th तक तो सभी लोगों ने पढ़ी है। तो यहां पर वो यदि यस कहता है, इट मीन्स कि उसका जो आंसर है वो पूरी तरह से सही है, और वो कहता भी है यस गैसेस डिजॉल्व इन वाटर। अब शिक्षक यहां पर पूछा कि कैन यू नेम एनी गैस दैट डिजॉल्व इन वाटर, क्या आप किसी ऐसे गैस का नाम बता सकते हैं जो पानी में घुलनशील हो? अब विद्यार्थी का यहां पर आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो आंसर, ये भी आंसर उसके यस वाले भी सही हैं, ये भी सही हैं। अब आपने क्या किया, इसको आपने रिलेट किया। जब आपने वाटर की बात करी, वाटर में घुलनशील किसी गैस की बात करी, तो आपने रिलेट किया प्रीवियस क्लासेस की। आपने हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग बताई होगी, लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं, या उसकी आप जो सोडा वाटर होता है या जो हमारा कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उसके बारे में आप चर्चा की हो, तो वहां पर हम चीजों को यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। तो उसने कहा कार्बन डाइऑक्साइड। अब फर्दर टीचर ने पूछा कि गिव एनी एग्जांपल। ये जो आपने प्रश्न पूछा कि कोई एक उदाहरण दीजिए, ये आपने उसको रिफोकस किया, और तब विद्यार्थी कहेगा, उसका स्टेटमेंट बड़ा होगा, ज्यादा कहेगा, when we open a bottle of aerated water, when you open a bottle of aerated water or soda water, gas dissolved in the water comes out immediately in the form of bubbles। ये जो एग्जाम्पल उसने दिया, ये उसने सोडा वाटर की बोतल कभी अभी अगर उसने खोली होगी तो बबल्स के साथ जो उससे गैसेस निकलती हैं वो उसने एरेटेड वाटर के लिए उसने एग्जाम्पल आपके समक्ष रखा है। तो ये जो है, ये रिफोकस टीचर का यहाँ पर क्या मेन है कि वो पॉइंट्स को, जो चीज वो बताना चाहता है उसको फोकस कर रहा है, रिफोकस कर रहा है प्रश्नों के माध्यम से। देखिए यहाँ पर सारी जो पूरी गतिविधि है, सारी गतिविधि प्रश्नों के माध्यम से चल रही है, लेकिन आपने इस कंपोनेंट का प्रयोग करके उसके प्रीवियस नॉलेज जो कुछ भी आपने उसको पढ़ा है उससे रिलेट भी कर लिया, और उसके आंसर से आपको पता चल रहा है कि विद्यार्थी उससे संबंधित जो व्यवहारिक जो नई सिचुएशन है उसके लिए भी उसने अपने आंसर में रखे हैं। वो बताया है आपको, जो नोवेल सिचुएशन है या जो आप कहते हैं कि कोई नई सिचुएशन बनती है, उसमें उसने उस चीज को बताया भी है। तो ये आपके इसके रिफोकसिंग टेक्निक की महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है। ये क्या क्या इन्फ्लुएंस डालती है रिफोकसिंग टेक्निक? पहली बात है, क्वेश्चंस रिक्वायरिंग द स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई द सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज, बहुत जरूरी है। जब आप कंपैरिजन कर रहे हो, और हर सब्जेक्ट्स में कंपैरिजन करते हैं आप, हिंदी में कंपैरिजन करते हैं, तुलसीदास जी के, मीराबाई के भाषा शैली में क्या अंतर है, उनकी जो उनकी रचना की में कौन कौन से सिमिलरिटीज हैं, क्या क्या डिससिमिलरिटीज हैं। इसी तरह से आप अंग्रेजी में करते हैं, जो अलग अलग टाइम पीरियड में आप लिटरेचर, पोएम या प्रोज या पोएट्री की बात करते हैं, या फिर आप साइंस में कोरिलेट करते हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज में कोरिलेट करते हैं, फिजिकल साइंसेज में, सोशल साइंसेज में, इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में, हर जगह बहुत जगह आप सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज देखते हैं। तो रिफोकसिंग टेक्निक का यूज करके जब आप प्रश्न पूछते हैं, तो इस स्थिति में विद्यार्थी को किन्हीं भी दो कॉन्सेप्ट के बीच सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज देखने की, एक चीजों को आइडेंटिफाई करता है कि इन दो चीजों में क्या क्या समानताएं हैं और इन दो चीजों में क्या क्या विषमताएं हैं, इन चीजों को वो रेखांकित करता है। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप इस तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे। दूसरी बात, दिस कंपोनेंट इज यूज्ड टू स्ट्रेंथन द गिवन रिस्पॉन्स। ये चीज उसमें भी था। ये आपने जो ये चीजें पूछी उनसे, जैसे आपने पूछा कि गैस घुला है तो कहेगा हाँ, फिर पूछा कि किसी गैस का नाम बता सकते हो तो उसने कहा कार्बन डाइऑक्साइड।
अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके मुंह से निकला, तब आपने कहा कि क्या कोई आप आंसर इस तरह से बता सकते हैं? तब वो विद्यार्थी कहेगा कि आपको वो एरेटेड वाटर का एग्जाम्पल लेकर के वो आपको बताएगा। हाँ बताइए राकेश। हेलो। और तीसरी बात जो है इसके इन्फ्लुएंस की, कि तीसरा क्या प्रभाव वो डालता है, वो है कि कंपोनेंट इज आल्सो यूज्ड टू स्टिमुलेट द थिंकिंग ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट। जब आप उससे रिफोकस वाले क्वेश्चंस पूछेंगे, रिलेट करने की बात करेंगे, नई सिचुएशन में, नॉवेल सिचुएशन में जब उसको इंप्लीमेंट करने की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों को यहां पर कोई ना कोई चीज सोचनी होगी, वो विचार करके आपको आंसर करेगा। तो ये कंपोनेंट का यूज आप करते हैं जब विद्यार्थी को आप स्टिमुलेट करते हैं थिंकिंग करने के लिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न का उत्तर तब तक व्यक्ति नहीं दे सकता जब तक वो सोचेगा विचारेगा नहीं। यदि वो विचार नहीं करेगा, थिंक नहीं करेगा, बिना थिंकिंग किए वो चीज को नहीं बता सकता। तो ये चीज को आप इस कंपोनेंट के माध्यम से इसको आप स्टिमुलेट करते हैं। चौथा जो टेक्निक है वो टेक्निक है रीडायरेक्टिंग टेक्निक, एंड रीडायरेक्ट टेक्निक इज यूज्ड टू एक्सप्लोर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम। जब रीडायरेक्टिंग की बात करते हैं, जिसको कहते हैं आप पुनः निर्देशन तकनीक आप हिंदी में कहते हैं, जब पूरी जो प्रॉब्लम है, जो प्रश्न आपने पूछा, इस पूरे प्रॉब्लम को एज ए होल एक्सप्लोर करने की जब आप बात करते हैं, कोई आपने प्रश्न पूछा और उस प्रश्न को एज ए होल, पूरे होल एस्पेक्ट्स को, उस समस्या से संबंधित सभी पक्षों को जब आप एक्सप्लोर करने की बात करते हैं, तब आप इस टेक्निक का यूज करते हैं। एंड आस्किंग सम इंफॉर्मेशन क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट्स। एक ही प्रश्न को, प्रश्न एक ही है, उसी प्रश्न को अलग अलग विद्यार्थियों से अलग अलग रूप में आप उनसे पूछते हैं। वही सेम सूचना है, प्रश्न वही है, लेकिन उसी प्रश्न का उत्तर आप विभिन्न विद्यार्थी, किसी आगे बैठे वाले से पूछ लिया, बीच में बैठे वाले से पूछ लिया, एक साइड किनारे बैठे वाले विद्यार्थी से पूछ लिया, तो वो जो इंफॉर्मेशन होगा या जो प्रश्न होगा, वो एक ही प्रश्न आप विभिन्न विद्यार्थियों के साथ पूछते हैं, तो वो आपकी जो क्वेश्चन होती है वो आस्किंग सेम इंफॉर्मेशन क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स थिंक डीपली एंड आंसर अकॉर्डिंग टू देयर थिंकिंग पावर। जब अलग अलग विद्यार्थियों से आप एक ही प्रश्न पूछते हैं, तो उस स्थिति में विद्यार्थी बहुत गहराई के साथ उस पर डीपली उसको सोचता है, विचारता है, फिर अपने हिसाब से उसका आंसर वो करता है, क्योंकि हर विद्यार्थी की थिंकिंग पावर अलग अलग होती है, आप जानते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। तो जो जितना डीप स्टडी करेगा, जितना डीप सोच पाएगा, उतनी तरह से आपको आंसर उस हिसाब से वो देगा। तो रीडायरेक्शन टेक्निक में आप ये चीज करते हैं, एंड क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल पार्ट्स। आप एक ही प्रश्न को, हमने कहा कि जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप अलग अलग छोटे छोटे भागों में तोड़ सकते हैं, और उस छोटे छोटे भागों को आप विभिन्न अलग अलग विद्यार्थियों के साथ, अलग अलग पार्ट अलग अलग विद्यार्थियों के साथ आप पूछ सकते हैं। या एक ही प्रश्न, या तो सेम प्रश्न हो सकता है कि आप सभी विद्यार्थियों से अलग अलग विद्यार्थियों से पूछ लीजिए, या एक ही विद्यार्थी एक ही प्रश्न को 2-3 भाग में तोड़ दीजिए और उससे आप अलग अलग विद्यार्थियों से पूछ लीजिए। तो ये क्या होता है कि उस प्रॉब्लम पे रीडायरेक्ट करते हैं आप विद्यार्थियों को, उसी विषय पर रीडायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस होते हैं? तो पहला है, मान लीजिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो एक है कि द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन फ्रॉग एज। मान लीजिए आपने विद्यार्थियों से पूछा कि जो फ्रॉग होता है या जो मेढक होता है, मेढक में श्वसन का अंग क्या है, श्वसनांग क्या है ना, कि मेढक कैसे श्वसन करता है, ये मान लीजिए आपने प्रश्न पूछा। अब विद्यार्थी कहेगा डोंट नो। सपोज कीजिए, हो सकता है सही भी बता दें, लेकिन एक हम सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि विद्यार्थी कहा डोंट नो, नहीं जानते। तब आपने कहा कॉल द नेम ऑफ अनदर स्टूडेंट एंड आस्क द सेम। अब आपने तुरंत आंसर नहीं बताया, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आपको किसी भी प्रश्न के आंसर नहीं करने। यदि आपने प्रश्न पूछा है, इट मींस कि आंसर तो स्टूडेंट को ही करने हैं। तो आपने क्या किया, उसी सेम प्रश्न को कि द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन फ्रॉग इज, किसी दूसरे से पूछ लिया, पहले किसी और का नाम लिया, फिर दोबारा में किसी और का नाम ले लिया। तो आस्क द सेम क्वेश्चन, आपने वही प्रश्न पूछा। अब किसी ने कहा बाय लंग्स, वो जानता है कि हम फेफड़े से सांस लेते हैं, तो हो सकता है फ्रॉग जो होगा वो भी फेफड़े से सांस लेता है। तब आपने फिर पूछा कि इन फ्रॉग हाउ लंग्स पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेशन,
कैसे वो श्वसन क्रिया में सहभाग करता है, तब विद्यार्थी कहेगा द नॉस्ट्रिल्स ऑफ फ्रॉग इनहेल द एयर एंड द ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन एयर गेट इंटर्ड इन ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग एक्सलेशन। ये उसने आंसर दिया आपको कि कैसे पार्टिसिपेट करता है लंग्स। तो हम इनहेल करते हैं एयर को, जिसमें ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड में घुल करके कार्बन डाइऑक्साइड उसके थ्रू वो बाहर निकल जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ये आपने बताया। तब टीचर ने फिर पूछा, देखिए फिर कहा गुड, देन फ्रॉम वेयर कार्बन डाइऑक्साइड कम्स। एक बात तो यहां हो गई कि कैसे सांस लेता है ना, रेस्पिरेशन की बात तो आपने कही, तो उसने कहा लंग्स की। तब आपने कहा देन फ्रॉम वेयर कार्बन डाइऑक्साइड कम्स, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकलता है, कॉल द नेम ऑफ द अनदर स्टूडेंट। अब ये जो प्रश्न था, ये प्रश्न आपने किसी दूसरे विद्यार्थी का नाम लेकर के पूछा, तो ये क्या है, आप रीडायरेक्ट कर रहे हैं। यहां भी रीडायरेक्ट किया, किसी ने आंसर नहीं दिया, रीडायरेक्ट किया, फिर प्रश्न पूछा, फिर आंसर आया, फिर रीडायरेक्ट किया। अब यहां पर जिससे आपने पूछा वो कहेगा फ्रॉम द ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, आप सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन भी इसमें लगा सकते हैं। देखिए ये मैं एक एग्जांपल लिया हूं, इसमें कई टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप ये भी कह सकते हैं, क्या मेढक केवल लंग से ही सांस लेता है? तब जो विद्यार्थी जानता होगा कि नहीं त्वचा से भी सांस लेता है, तो कहेगा नो। तो फिर कहेगा फिर, तो कहेगा सर स्किन से भी, या मैडम स्किन से भी। तो उस स्थिति में आपके आंसर सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन में भी आ सकते हैं। तो प्रश्न एक ही है, उसके कंपोनेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। इसके क्या क्या इन्फ्लुएंसेस होंगे? तो सबसे बड़ी बात कि रीडायरेक्टिंग टेक्निक का यूज जो होता है, इंक्रीजेस द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन एंड रीडायरेक्ट द टॉपिक फॉर मोर एक्सप्लेनेशन। आप उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लेकिन उससे संबंधित ज्यादा व्याख्या आपके समक्ष है। जब विभिन्न विद्यार्थियों से आप पूछेंगे, तो उस स्थिति में विभिन्न विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के एक्सप्लेनेशन आपके समक्ष होगा, तो यहां पर विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ती है। हेलो, हाँ, तो यहां पर विद्यार्थियों की सहभागिता, आपने एक ही प्रश्न को विभिन्न विद्यार्थियों के साथ पूछा, इट मीन्स कि विद्यार्थियों की सहभागिता यहां पर बढ़ाया आपने, और एक्सप्लेनेशन आपको उसी टॉपिक से संबंधित विभिन्न प्रकार के एक्सप्लेनेशन, विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं आपको मिल रही हैं। दूसरी बात, स्टूडेंट्स विल मोटिवेट टू आंसर व्हेन टीचर गिव रिइंफोर्समेंट। जब आपने कहा गुड, आपने कहा वेरी गुड, आपने कहा शाबाश, ये जो आपके वर्ड्स हैं, क्योंकि भाई सही रेस्पॉन्स आएंगे तो आपको रीइंफोर्समेंट में कोई बताएगा, अगर स्किल नहीं हुआ होगा तो, या हो गया होगा, आप जानते होंगे कि आपको रीइंफोर्स भी करना है। तो उस स्थिति में आपका रीइंफोर्समेंट उनको मोटिवेट करता है ताकि वो और आंसर करें, और जितने ज्यादा आंसर करेंगे उतना ज्यादा पार्टिसिपेशन आपके पार्टी में होगा, एंड द थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज। इस स्थिति में विद्यार्थियों की जो सोचने की क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होती है, क्योंकि बार बार आप प्रश्न पूछते हैं। और बहुत खास बात है, जब आप इस तरह की टेक्निक यूज करते हैं तो किससे प्रश्न पूछ लिया जाएगा ये किसी को नहीं पता। अभी हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या आपको प्रश्न पूछने के दौरान करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर थिंकिंग पावर जो होता है वो स्टूडेंट्स का यहाँ पर बढ़ता है, एंड प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी टू जज हर हिमसेल्फ। और जब वो खुद से रिस्पॉन्स करता है, सोच विचार करके जब आंसर करता है रीडायरेक्टिंग वाले में, तो वो अपने को खुद से अपना जज करता है, अपने बारे में खुद से निर्णय लेने की उसकी क्षमता होती है कि मैं कितना सही बता रहा हूं, या मैं कितना सही बता रही हूं, या मैंने कहां पे गलती की है, मैंने कहां पे गलती किया है। ये चीज विद्यार्थी खुद से समझने के उसको अवसर मिलते हैं, क्योंकि जब वो आंसर निकालेगा तो उसको तुरंत से फीडबैक वहीं पे मिल जाएगा। एंड गिव्स अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स फॉर इंटरैक्टिंग विद द टीचर एंड क्लास। जब आप बार बार एक ही प्रश्न कई लोगों से पूछेंगे, उसी से बार बार व्याख्या उसी पॉइंट पे आप लेंगे, तो उस स्थिति में सभी को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करें, टीचर के साथ भी। और जब आप आंसर गलत बताएंगे, हो सकता है विद्यार्थी कहे कि नहीं सर, नहीं नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है, ये तो ऐसे होता है। तो यहाँ पर आपका इंटरेक्शन बढ़ता है, इंटरेक्ट करते हैं विद्यार्थी आपस में भी और टीचर के साथ भी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक है आपकी रीडायरेक्टिंग टेक्निक। तो पांचवी टेक्निक है वो क्रिटिकल अवेयरनेस की टेक्निक है, जिसको आप समालोचनात्मक जागरूकता कहते हैं, एंड इट इज यूज्ड टू डील विद करेक्ट रेस्पॉन्स सिचुएशन। करेक्ट रेस्पॉन्स सिचुएशन के साथ ही आपने रीडायरेक्टिंग वाली भी करी है, और करेक्ट रेस्पॉन्स सिचुएशन के ही साथ आपको क्रिटिकल अवेयरनेस वाले के साथ भी आपको डील करना है। एंड आफ्टर द करेक्ट रेस्पॉन्स, दैट इज द क्राइटेरियन रेस्पॉन्स, जिसको आप कह रहे हैं कि जो वांछित है, जो आपने एकदम क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि ऐसा ही आंसर आना चाहिए, इट कैन बी यूज्ड
टू इंक्रीज क्रिटिकल अवेयरनेस इन द स्टूडेंट। यदि उन्होंने सही प्रश्न का उत्तर दिया, यदि उन्होंने सही रेस्पॉन्स किया, तो उस स्थिति में आप उनसे समालोचनात्मक कितना वो अवेयर हैं किसी चीज के बारे में, ये चीज इस वाले कंपोनेंट से पता चलती है। एंड इन्वॉल्व्स आस्किंग व्हाई एंड हाउ ऑफ द करेक्ट रेस्पॉन्स। यहां पर आप उनसे पूछते हैं क्यों। जैसे उसने कहा कि दिन और रात नहीं होगा, तो आप पूछे क्यों दिन रात नहीं होगा। यदि सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो जाए तो दिन रात क्यों नहीं होगा। ये जो क्यों वाले क्वेश्चन है और कैसे वाले क्वेश्चन है, आपने कहा कि कार्बन पानी में गैस घुलती है, तो हमने पूछा कैसे। तो ये जो वाई वाले क्वेश्चन, हाउ वाले क्वेश्चन या क्यों वाले क्वेश्चन और कैसे वाले क्वेश्चन हैं, ये आपके क्रिटिकल अवेयरनेस वाले हैं। आपने क्यों का प्रश्न पूछा, तब उसको निश्चित रूप से वहां पे जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्रिटिकली उन चीजों को आपको बताना पड़ेगा, तब उसके आंसर सही होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए कि टीचर ने पूछा, ए पर्सन वांट्स टू गेट डाउन फ्रॉम अ बोट एंड जंप्स सडनली, इन विच डायरेक्शन विल द बोट मूव while the person moves forward। या मान लीजिए यदि आपने उससे, मान लीजिए बोट में कोई नहीं बैठा हो, रेलवे गाड़ी में सभी लोग चढ़े होंगे, तो यदि आप ये उससे पूछते हैं कि कोई व्यक्ति चाहता है कि ट्रेन से उतरे, तो ट्रेन से उतरने के दौरान उसका मुंह किधर होना चाहिए। उसी चीज को यहाँ पे घुमा के पूछा गया है कि कोई व्यक्ति जो है वो नाव में चढ़ा हुआ है और नाव से उतरना चाहता है, उससे अचानक से वो जंप कर जाता है, उससे कूद जाता है, तो उसके कूदने के बाद जो नाव होगी वो किस दिशा में जाएगी। ये मान लीजिए आप उससे प्रश्न पूछते हैं। अब आंसर क्या आपको आया, मान लीजिए सही रेस्पॉन्स, हमने कहा कि करेक्ट रेस्पॉन्स के साथ आपको डील करेगा तो निश्चित आएगा कि द बोट विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। यदि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर आप मूव कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बोट जो होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, है ना। पर्सन वांट्स टू गेट डाउन, नीचे उतरना चाहता है, तो बोट तो किधर जाएगी, तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब टीचर ने पूछा कि Why will the boat move backward when the person jumps out of it? जब विद्यार्थी उससे कूदेगा तो बोट पीछे की तरफ क्यों जाएगी। अब यहां पर आपने क्यों वाले प्रश्न पूछे, क्यों ऐसा होगा, क्यों पीछे की तरफ जाएगा। तब यहां पर आपने क्या किया, क्रिटिकल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन आपने पूछे हैं यहां पर, वाई वाले क्वेश्चंस, जहां पर उसको समालोचनात्मक तरीके से सोचना पड़ेगा। तब उसने आंसर किया, while jumping the feet on the person exerts a force on the boat। उसके फीट पे वो एक प्रेशर, एक फोर्स जनरेट करता है, एंड एट सेम टाइम ए फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द बोट ऑन द फीट ऑफ द बॉय which makes him move forward and the boat moves backward। ये उसने एक्सप्लेनेशन प्रस्तुत किया। जो फोर्स की आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए आप क्रिया पर प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं, इक्वल रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो उस स्थिति में विद्यार्थी इस तरह से आंसर करेगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वहां पर आप क्रिटिकल अवेयरनेस वाले क्वेश्चंस को पूछते हैं। एंड इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिटिकल क्या है, इसका इन्फ्लुएंस क्या क्या पड़ता है। एक है बाय आस्किंग व्हाई एंड हाउ ऑफ द करेक्ट रेस्पॉन्स द टीचर आस्क्ड द जस्टिफिकेशन रेशनल फॉर हिज करेक्ट रेस्पॉन्स। उसने सही उत्तर दिया तो उसके पीछे कारण क्या है। जब आप क्यों पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, तो उसके पीछे वो अपना जस्टिफिकेशन बताता है, अपना रेशनल बताता है कि मेरे सही रेस्पॉन्स के पीछे ये कारण है। दूसरी बात, स्टूडेंट नोज दैट हर आर हिज आंसर इज करेक्ट बट इट प्रोवाइड्स हर हिम टू एक्सप्लेन द रेस्पॉन्स। जो भी उत्तर आपने बताया है उसको पता तो है कि सही बताया, लेकिन उसको पता है कि इसके माध्यम से, क्रिटिकल अवेयरनेस के माध्यम से उसको अपने रिस्पॉन्स को एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में वो व्याख्या प्रस्तुत करता है। एंड द एनवायरनमेंट बिकम्स मोर डेमोक्रेटिक। भाई जनरली क्लास में क्या होता है, शिक्षक ही बोलता है, विद्यार्थी तो चुप रहते हैं, लेकिन जब आप उनसे हाउ वाले क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाई वाले क्वेश्चन पूछेंगे, तो एक शब्द का आंसर नहीं होगा। उस स्थिति में विद्यार्थी को ज्यादा बोलना होगा। तो जैसा शिक्षक बोलता है वैसे विद्यार्थी बोलेंगे, तो आपका जो इन्वायरमेंट होगा आपकी क्लासरूम का वो डेमोक्रेटिक होगा। इसलिए आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछते हैं। एंड दिस कंपोनेंट आइडेंटिफाई एंड जज द क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास। यहां पर वो विद्यार्थियों की समालोचनात्मक चिंतन कितना है, किसी बिंदु पर विद्यार्थी कितना पॉजिटिवली, कितना निगेटिवली सोचते हैं, इस कंपोनेंट से चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड दस आस्किंग व्हाई एंड हाउ ऑफ ए कंप्लीटली करेक्ट रिस्पॉन्स इंक्रीजेस देयर क्रिटिकल अवेयरनेस। इसलिए जब आप उनसे क्यों वाले प्रश्न पूछते हैं,
कैसे वाले प्रश्न पूछते हैं, तो उस स्थिति में उनकी जो समालोचनात्मक जागरूकता है, जो समालोचनात्मक चिंतन है, उन चीजों को आप बढ़ावा देते हैं, वो उसके बारे में बोलते हैं, समझाते हैं, व्याख्या करते हैं, तो उसके बारे में आप उसके बारे में ज्यादा बोलने की कोशिश करते हैं। तो ये एक डेमोक्रेटिक सिचुएशन बनाता है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ गाइडलाइंस है कि आप क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करेंगे। आप लोगों के कुछ प्रश्न ले लेते हैं, फिर इस पे हम चर्चा करेंगे। बताइए, कोई कुछ कह रहा था, बोलिए। हेलो, हाँ बताइए सजल। सर जैसे हमने लास्ट में हाउ और वाई वाले क्वेश्चन पूछे, तो अगर हम हर बार पूछेंगे तो कुछ बच्चे होते हैं कि आंसर देने के बाद उनको लगता है कि सर तो और ज्यादा पूछ रहे हैं, मैं इतना नहीं बता पाऊंगा, तो फिर बच्चे अपना पार्टिसिपेशन और कम करने लगेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो आंसर ही ना दे सर। बिल्कुल हेलो। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इस सिचुएशन में आपको केवल यही वाले क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं सजल। वही मैंने आपसे बात किया, और जाहिर सी बात है कि आपकी क्लास में यदि मान लीजिए 30-35 की कक्षा है, तो 30-35 की कक्षा में सारे विद्यार्थी क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस के हाउ हाउ और व्हाई वाले क्वेश्चंस का आंसर नहीं देंगे। बहुत लिमिटेड रेस्पॉन्सेज आपको ऐसे मिलेंगे, तो आपको केवल इस पे बेस देने, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस रखने हैं। इसका मतलब नहीं कि कोई नहीं बता रहा था आपको क्वेश्चन नहीं फ्रेम करने। आपको जब प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल्स में जब आप क्वेश्चन बनाएंगे, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ताकि आपको ऐसे प्रश्न बनाने आए, आप ऐसे क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकें और विद्यार्थियों को मौका मिले। यदि आप ऐसे क्वेश्चन एक भी नहीं पूछते, इट मीन्स कि जो एक दो बच्चा भी अगर बोलने वाला होगा उसको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ऐसे एक दो प्रश्न पूछने ही पूछने हैं। उस स्थिति में हो सकता है सारी क्लास ना कहे, लेकिन कोई एक विद्यार्थी ऐसा जरूर होगा जो आपको उसके रिस्पॉन्स करेगा, आपको बताएगा। ठीक है सजल? सर एट दी लास्ट जब ये क्वेश्चन होगा और सर अगर किसी स्टूडेंट पर नहीं बन रहा है, तो हमें उनको फिर से हिंट वगैरह देनी है, मीन्स? बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जब आपने एक बार अगर पहला कंपोनेंट यूज करे तो फिर दोबारा कंपोनेंट का यूज ही नहीं होगा ना, ऐसी बात नहीं है। इट मे बी पॉसिबल कि आपका पहला कंपोनेंट जिसको आप कह रहे हैं प्रॉम्प्टिंग टेक्निक, इट मे बी पॉसिबल कि आप जब फर्दर इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस वहां पे भी यूज कर रहे हो, या क्रिटिकल अवेयरनेस वाले क्वेश्चंस पांचवें कंपोनेंट में वहां पे भी यूज कर रहे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपको फिर उनको प्रॉम्प्ट करिए, सही डायरेक्शन की तक ले जाइए, फिर वो आंसर करेंगे। ऐसा कोई मनाही नहीं है कि आप नहीं कर सकते। यस सर, किसी भी सीक्वेंस में यूज कर सकते। बिल्कुल 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 कर सकते हैं, आपको तो करना ही है। हाँ बताइए सुशीला। सर क्लास लीव कर सकते हैं अभी? सर कुछ क्या कारण कह रही? सर। हाँ हाँ ठीक है, लीव करिए, कोई बात नहीं। और किसी का कोई प्रश्न? थैंक यू सर। अरे और किसी के मन में कोई विचार है, कोई बात है? नहीं है? सर हाँ बोलिए। सर रीफोकसिंग टेक्निक को सर थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए सर, समझ नहीं आ रहा किस सिचुएशन में हम इसका यूज करेंगे। रीफोकसिंग टेक्निक? यस सर। सर माइक ऑफ है आपका सर। प्रेजेंटेशन देखा था, लेट आई हैं क्लास में शिवा? नो सर लेट नहीं आए। नो सर। सर एक्चुअली कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा जो। जैसे हमने आपसे कहा, रिफोकसिंग टेक्निक के अंतर्गत क्या है कि जब विद्यार्थी को सही रिस्पांस, आपने कोई प्रश्न पूछा और सही रिस्पांस विद्यार्थी से आ रहा है, तब आप क्या करेंगे। एक तो तरीका ये है कि नॉर्मली क्लास में जब सही रिस्पांस आता है तो टीचर क्या करता है, कुछ नहीं बोलता। जनरली तो यही होता है ना भाई, आपने प्रश्न पूछा, आपने पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, और सही सही आंसर आ गया नरेंद्र दामोदर दास मोदी। फिर से ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, फिर तो आप चुप हो जाएंगे।
लेकिन रिफोकसिंग टेक्निक में भी आपको कुछ रिस्पॉन्स करना है। वो क्या करना है, आपको जब सही आंसर मिल जाए तो रिस्पॉन्स तो कंप्लीटली करेक्ट है, और टीचर उस स्थिति में आप रिफोकसिंग टेक्निक का प्रयोग करते हैं, और जनरली आप क्या करते हैं कि आप कोई क्वेश्चंस नहीं पूछते। लेकिन इस स्थिति में शिक्षक क्या कर सकता है, जो स्किलफुल टीचर होगा, जिसके अंदर ये स्किल होगी, है ना, जो बहुत टैलेंटेड कह लीजिए या स्किल्ड टीचर होगा, वो टीचर उस स्थिति में विद्यार्थी के रिस्पॉन्स को और ज्यादा बलवती बनाने की कोशिश करता है, स्ट्रेंथन करने की कोशिश करता है, बहुत सही उसका रिस्पॉन्स और स्ट्रेंथन हो जाए, जो उसने आंसर किया वो आंसर एकदम स्ट्रेंथन हो जाए, इस चीज के लिए वो काम करता है। और क्या करता है वो, टीचर रीफोकसेस स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स एंड वांट्स टू रिलेट इट विथ समथिंग ऑलरेडी लर्न इन द क्लास। जो पहले से आपने उनको, मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम प्रधानमंत्री वाला एग्जाम्पल मैं आपसे लेता हूं, और आपने इसके पहले क्लास में उनको बताया है कि अभी तक भारत के ये प्रधानमंत्री हुए, या आपने ये बताया कि माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अब ये चीज यदि आपने उनको पहले बताई हुई है क्लास में, निश्चित रूप से अगर आप प्रधानमंत्री बताए होंगे या प्रधानमंत्री की हिस्ट्री अगर बात की बताए होंगे तो आप इसके बारे में अगर चर्चा किए होंगे, या आप इसी पद के साइमल्टेनियसली किसी अपने स्टेट के मुख्यमंत्री को ले सकते हैं, या राष्ट्रपति को ले सकते हैं, या रक्षा मंत्री को ले सकते हैं, किसी भी ऐसे आप पद को ले सकते हैं, और जो कुछ पहले आपने उससे सीखा उसके साथ रिलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक रिलेशन की क्या हो गई, जैसे दूसरा कार्यकाल आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चल रहा है, तो आप ये कोरिलेट कर सकते हैं कि इसके पहले कितने प्रधानमंत्रियों ने 2 कार्यकाल पूरा किए। ये जो आपके जो रिफोकसिंग वाले टेक्निक हैं, कि आपका प्रश्न एक था, मान लीजिए अपने प्रधानमंत्री के बारे में बात करी, तो वो जो प्रश्न है आपने इसको रिलेट किया उनके प्रीवियस नॉलेज से, जो कभी आपने उनको पीछे बताया है, या उसी दिन अगर क्लास में अगर आपने उनके साथ अगर जोड़ा है, मान लीजिए आप 5 प्रधानमंत्रियों के बारे में बता रहे हो और सबके कार्यकाल के बारे में आपने बताया है, 5 के बारे में, तब आप रिलेट कर सकते हैं कि जैसे दूसरा कार्यकाल इनका है वैसे ही इसके पूर्व इन प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल 2 बार का था, 10 वर्ष का था। तो ये जो रिलेट किया आपने, वो विद्यार्थी के रिस्पॉन्स को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया है। ये जो आपने रिलेट करके विद्यार्थी बता रहे हैं रिफोकसिंग में, वो विद्यार्थी का रिस्पॉन्स और ज्यादा बलवती बना है। और दूसरी बात, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं, टू कंसीडर एन इम्प्लीकेशंस ऑफ द गिवन रिस्पॉन्स इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड नोवेल सिचुएशन। जब आप चीजों को रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से, या वही अगर उसने कोई चीज पहले से सीखा हुआ है तो उस स्थिति में अगर कोई जटिल सिचुएशन बनती है तो जो चीज उसने सीखा है उसको कैसे इंप्लीमेंट करेगा। जो भी आपने क्लास में उनको पढ़ाया है वो नॉवेल सिचुएशन में, नई परिस्थिति में कैसे उसको वो इंप्लीमेंट करेगा, इस चीज के लिए आप उनको रिफोकसिंग टेक्निक में यूज करते हैं। जैसे हमने आपको ये एग्जांपल लिया था, ठीक है। आपने पूछा कि गैस पानी में डिजॉल्व होती है, उसने कहा हाँ, आंसर सही था। अब या तो आप चुप हो जाइए, कोई आंसर ही ना करिए, लेकिन आपने रिफोकस किया, उसके रिस्पांस को और ज्यादा बलवती बनाने के लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए आपने पूछा कि किसी का नाम बताओ आप, तब उसने कहा कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहीं तक आप सीमित नहीं रहे, अब आपने उसको रिलेट करने के लिए नोवेल सिचुएशन में बताया कि आप कोई एक एग्जाम्पल दीजिए, केवल नाम बताने से नहीं होगा, आप कोई एग्जाम्पल दीजिए। अब जो नोवेल सिचुएशन बनी उसकी विद्यार्थी की, अगर उसने कभी सोडा वाटर या जो उसका कोल्ड ड्रिंक होता है, कोल्ड ड्रिंक को खोला होगा तो जो बबल्स निकलते होंगे, वो कहीं पढ़ा होगा, जानता होगा, तो बताएगा कि ये जो बबल्स निकल रहे हैं, दीज बबल्स आर ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज वो बताएगा आपको। तो ये मुख्यतया आपको इस तरह के एग्जांपल्स को आपको यहां पर लेने हैं, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको अपने ये 5 कंपोनेंट्स को आपको यूज करके अपने जो आप माइक्रो टीचिंग के प्लान बनाएंगे उसमें ये चीजें होनी चाहिए। और किसी का कोई प्रश्न बताइए।